Hitesh Ledger Lab. Learn smart accounting. आज के इस डीप डाइव में हमारे पास जो सोर्स मटेरियल है ना, वो अकाउंटिंग की दुनिया के दो सबसे महत्वपूर्ण लेकिन शायद सबसे ज्यादा उलझाने वाले शब्दों पर रोशनी डालता है। डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। बिल्कुल, ये ही वो दो शब्द हैं। और इस चर्चा का मिशन बहुत ही स्पष्ट है। हमें ये समझना है कि व्यावसायिक लेन देन जैसे कि सेल या परचेज की वैल्यू को जब कागजों पर कम या ज्यादा करना होता है तो उसे बिना किसी विवाद के कैसे संभाला। चलिए इस चर्चा की शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी सवाल से करते हैं। जब किसी बिजनेस ट्रांजैक्शन में बदलाव करना ही है, मान लीजिए कि बिल में कोई गलती हो गई या कोई आइटम कम चला गया या फिर खराब सामान वापस आ गया, तो क्या सीधे उस पुराने इनवॉइस को फाड़कर एक नया इनवॉइस नहीं बनाया जा सकता? मतलब पन्ना फाड़कर नई शुरुआत। हाँ सीधा सा सवाल है कि कॉपी का पन्ना फाड़कर नई शुरुआत क्यों नहीं की जा सकती अकाउंटिंग में? ये सवाल ना बहुत ही स्वाभाविक है, लेकिन अकाउंटिंग के जो बुनियादी उसूल हैं वो इस पन्ना फाड़ने वाले तरीके को बिल्कुल सिरे से खारिज कर देते हैं। अच्छा। हाँ, अगर इस तरीके को बिजनेस में लागू कर दिया जाए ना तो पूरे सिस्टम में एक तरह से अराजकता फैल जाएगी। बाप रे। हाँ, क्योंकि प्रोफेशनल अकाउंटिंग में एक बार जो ओरिजिनल बिल बन गया उसे कभी भी फाड़ा, मिटाया या बदला नहीं जाता। कभी नहीं? मतलब गलती तो किसी से भी हो सकती है ना जी। अगर मान लीजिए 10 लाख के बिल में गलती से एक जीरो ज्यादा लग गया और बिल 1 करोड़ का बन गया, जी, तो क्या अकाउंटेंट बस हाथ पे हाथ धरे बैठा रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। तो उसे ठीक कैसे करेगा अगर बिल को छुआ भी नहीं जा सकता? यहीं पर तो इस सिस्टम की असली खूबसूरती सामने आती है। देखिए, एक बार जब कोई इनवॉइस जारी हो जाता है ना, तो वो महज कागज का टुकड़ा नहीं रहता। तो क्या बन जाता है वो एक कानूनी दस्तावेज बन जाता है। वो टैक्स ऑडिट के लिए, दोनों कंपनियों का लेजर के लिए और कानूनी विवादों की स्थिति में एक पक्का सबूत होता है। अच्छा, तो सबूत को नहीं मिटा सकते? बिल्कुल। अगर कोई उस बिल को फाड़ देता है तो इसका सीधा मतलब है कि वो सबूत को नष्ट कर रहा है। इससे फ्रॉड या धोखाधड़ी की गुंजाइश बहुत बढ़ जाएगी। हाँ, कोई भी कंपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से कभी भी अपना रेवेन्यू या खर्च बदल लेगी फिर तो? एकदम सही कहा। ये तो बहुत ही बड़ा रिस्क है। तो इसका मतलब है कि सिस्टम को एक ऐसा रास्ता चाहिए था जहां गलती भी सुधर जाए और पुराने रिकॉर्ड के साथ कोई छेड़छाड़ भी ना हो। तो हमारे स्रोत इस स्थिति से निपटने का क्या तरीका बताते हैं? स्रोत बहुत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि ओरिजिनल बिल में काट-छांट करने के बजाय एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट यानी एक सहायक दस्तावेज बनाया जाता है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट? हाँ, ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जाकर उस ओरिजिनल बिल के साथ जुड़ जाता है और उसके असर को कम या ज्यादा कर देता है। अच्छा, तो ये कुछ ऐसा है जैसे किसी पुराने कानून को बदलने के लिए उसे पूरी तरह से मिटाया नहीं जाता, बल्कि एक नया संशोधन या अमेंडमेंट पास कर दिया जाता है। हाँ, बिल्कुल। जो पुराने कानून के साथ मिलकर पढ़ा जाता है। बहुत ही सटीक तुलना की है आपने। और इन्हीं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को अकाउंटिंग की भाषा में डेबिट नोट या फिर क्रेडिट नोट कहा जाता है। समझ गया। स्रोत ना साफ शब्दों में समझाता है कि नोट इस बात का पक्का सबूत होता है कि बिना ओरिजिनल इनवॉइस को फाड़े लेजर अकाउंट में आधिकारिक रूप से बदलाव कर दिया गया है। अब जब ये बात पूरी तरह से साफ हो गई है कि इन नोट्स की जरूरत क्यों पड़ती है, तो अब ये समझना जरूरी है कि इन्हें बनाता कौन है और कब बनाता है। चलिए इस पूरी प्रक्रिया को बायर यानी खरीदार के नजरिए से डिकोड करते हैं। बिल्कुल। जब हम खरीदार के नजरिए से चीजों को देखते हैं ना, तो वहां से डेबिट नोट की भूमिका शुरू होती है। मैंने स्रोत में एक बात गौर की कि डेबिट नोट मुख्य रूप से खरीदार द्वारा ही जारी किया जाता है। अब इसे एक व्यवहारिक स्थिति में रखकर देखते हैं। हाँ, उदाहरण से ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। मान लीजिए एक कंपनी ने अपने सप्लायर से कुछ माल खरीदा। अब जब डिलीवरी आई और पैकेट खोला गया तो पता चला कि माल की क्वालिटी वैसी नहीं है जैसी तय हुई थी। या मान लीजिए कुछ सामान खराब निकल गया। बिल्कुल, ऐसी स्थिति में खरीदार जाहिर तौर पर पूरे पैसे तो देना नहीं चाहेगा। तो वो सप्लायर को ये बात कैसे बताएगा? फोन करके? फोन तो कर सकता है, लेकिन आधिकारिक तौर पर वो सप्लायर को डेबिट नोट भेजेगा। ये डेबिट नोट खरीदार की तरफ से एक आधिकारिक संदेश होता है। मतलब सिर्फ शिकायत नहीं है ये? नहीं, ये सिर्फ एक शिकायत का पत्र नहीं है, बल्कि ये प्रॉपर एक अकाउंटिंग एक्शन है। और हमारे स्रोतों में इसके अंदर की बारीकियों का भी जिक्र है। इस नोट में हवाई बातें नहीं होती। बिल्कुल नहीं। इसमें सप्लायर का पूरा नाम होता है, जो माल वापस किया जा रहा है उसकी एकदम सटीक डिटेल होती है, माल वापस करने का कारण स्पष्ट रूप से लिखा होता है और सबसे अहम बात, इसमें वो राशि लिखी होती है जिसे डेबिट किया जा रहा है। सही कहा। और यहीं पर ना अकाउंटिंग का वो नियम लागू होता है
जो इस पूरी प्रक्रिया को एक अर्थ देता है। तो चलिए इस नियम को उस बेहतरीन उदाहरण के जरिए समझते हैं जो स्रोत में दिया गया है, वो मोबाइल फोन वाला उदाहरण। हाँ, वो काफी अच्छा उदाहरण है। तो मान लीजिए एक कंपनी ने अपने कर्मचारियों के लिए एक थोक विक्रेता से 10,000 रुपए में 10 मोबाइल फोन खरीदे। यानी हर फोन की कीमत हो गई 1,000 रुपए। बिल्कुल 1,000 रुपए। अब कंपनी के ऑफिस में डिलीवरी आ गई। जब बॉक्स खोले गए तो पता चला कि उन 10 फोन में से एक फोन की स्क्रीन बुरी तरह से टूटी हुई है। ओहो, नुकसान हो गया। हाँ, अब कोई भी कंपनी उस टूटे हुए फोन के पैसे तो देगी नहीं, वो उस एक फोन को वापस पैक करेगी और सप्लायर को लौटा देगी। अब साथ में वो 1,000 रुपए का डेबिट नोट भी भेजेगी। बिल्कुल। ये सप्लायर को बताने का एक तरीका है कि भाई एक फोन खराब था, इसलिए अब 10,000 की जगह हम तुम्हें सिर्फ 9,000 रुपए ही देंगे। ये उदाहरण ना बहुत ही स्पष्ट तस्वीर पेश करता है। अब अगर हम इसे अकाउंटिंग के उस बुनियादी नियम से जोड़ें जो स्रोत में बताया गया है, तो ये जो डेबिट शब्द है ना, इसका रहस्य खुल जाता है। वो कैसे? नियम के अनुसार इस स्थिति में सप्लायर का अकाउंट डेबिट किया जाता है। और यहीं पर कई लोगों को उलझन होती है। मतलब अकाउंटिंग से बाहर की दुनिया में लोगों को लगता है कि डेबिट का मतलब हमेशा कुछ बुरा या पैसे कट जाना होता है। हाँ, जैसे बैंक से मैसेज आता है कि पैसा डेबिट हो गया। वही तो। लेकिन यहाँ बायर खुद डेबिट कर रहा है, तो उसका असल लॉजिक क्या है? इस लॉजिक को समझने के लिए ना हमें व्यापारिक देनदारी यानी लायबिलिटी को समझना होगा। लायबिलिटी? हाँ, जब बायर ने सप्लायर से उधार पर माल खरीदा तो वो सप्लायर बायर के लिए एक लायबिलिटी बन गया। बायर के सिर पर 10,000 रुपए चुकाने का बोझ आ गया। ठीक है। अकाउंटिंग के नियमों के हिसाब से लायबिलिटी हमेशा एक क्रेडिट बैलेंस दिखाती है। अच्छा, तो बायर की किताबों में सप्लायर का अकाउंट 10,000 रुपए से क्रेडिट होके बैठा है? एकदम सही। अब जब बायर ने वो 1,000 रुपए का टूटा हुआ फोन वापस कर दिया तो उसकी वो लायबिलिटी 1,000 रुपए से कम हो गई। उसे अब सप्लायर को कम पैसे देने। हाँ, और अकाउंटिंग का कड़ा नियम है कि जब भी किसी लायबिलिटी को कम करना होता है तो हमें उस अकाउंट को उल्टा घुमाना पड़ता है, यानी उसे डेबिट करना पड़ता है। बिल्कुल। इसीलिए खरीदार अपनी किताबों में सप्लायर के अकाउंट को डेबिट करता है और इस पूरी घटना के सबूत के तौर पर जो कागज सप्लायर को भेजता है उसे ही डेबिट नोट कहा जाता है। तो अगर मैं इसे अकाउंटिंग की भारी भरकम किताबों से निकालकर बिल्कुल आम बोलचाल की भाषा में कहूं, तो क्या डेबिट नोट भेजने का सीधा सा मतलब यह है कि मैंने तुम्हारे पैसे काट लिए हैं? ये एकदम सटीक और सबसे आसान परिभाषा है। मैंने तुम्हारे पैसे काट लिए हैं, बस यही डेबिट नोट का असली और इकलौता संदेश है। क्या बात है। खरीदार साफ शब्दों में बता रहा है कि उसने अपनी तरफ से हिसाब कम कर लिया है। लेकिन रुकिए, एक बात सोचिए। अगर बायर ने अपनी तरफ से पैसे काट लिए और सप्लायर को डेबिट नोट भेज दिया, हाँ, तो क्या मामला यहीं खत्म हो जाना चाहिए? नहीं तो। क्योंकि बायर की बुक में तो हिसाब 9,000 का हो गया, लेकिन सेलर के अकाउंट में तो अभी भी 10,000 का एसेट दिख रहा होगा ना? हाँ, बिल्कुल दिख रहा होगा। अगर बात यहीं रुक गई तो दोनों के लेजर आपस में मैच कैसे करेंगे? ये मिसमैच तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर देगा। बहुत ही शानदार सवाल है आपका, और यहीं से हमारी इस चर्चा का अगला चरण शुरू होता है, यानी सिक्के का दूसरा पहलू। अच्छा। अगर सिर्फ डेबिट नोट से काम चल जाता तो अकाउंटिंग का सिस्टम अधूरा रहता। इसीलिए इस मिसमैच को सुलझाने के लिए और पूरे ट्रांजैक्शन को दोनों तरफ से लॉक करने के लिए क्रेडिट नोट तस्वीर में आता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि क्रेडिट नोट हमेशा सेलर यानी विक्रेता की तरफ से ही जारी किया जाता है? बिल्कुल। क्रेडिट नोट ना विक्रेता का हथियार है। जब वो बिका हुआ माल, जैसे कि वो टूटा हुआ मोबाइल फोन, सप्लायर के पास वापस पहुंचता है तो सप्लायर को अपनी अकाउंटिंग भी तो ठीक करनी होगी ना। हाँ, उसे भी तो हिसाब मिलाना है। वो सिर्फ बायर के भेजे हुए डेबिट नोट को देखकर चुप नहीं बैठ सकता। उसे बायर को एक भरोसा दिलाना होता है और यही भरोसा क्रेडिट नोट के रूप में भेजा जाता है। भरोसा। व्यापार और अकाउंटिंग में भरोसे की क्या अहमियत है? सब कुछ तो कागजों पर होता है। अरे, अकाउंटिंग में भरोसा ही सब कुछ है। जरा सोचिए, बायर ने फोन वापस भेज दिया और ये भी लिख दिया कि उसने 1,000 रुपए काट लिए हैं। ठीक है। लेकिन क्या सप्लायर ने इस बात को मान लिया है? हो सकता है सप्लायर कहे कि फोन रास्ते में टूटा है या बायर ने खुद तोड़ा है। हाँ, ये तो विवाद हो जाएगा। बिल्कुल। जब तक सप्लायर अपनी तरफ से ये स्वीकार नहीं करता कि उसे खराब माल मिल गया है और वो पैसे कम करने को तैयार है, तब तक बात हवा में लटकी रहेगी। ओह, तो क्रेडिट नोट सिर्फ एक रसीद नहीं है, बल्कि ये एक तरह का लीगल एक्नॉलेजमेंट है। एकदम सही।
ये विक्रेता की तरफ से ये आश्वासन है कि भाई मुझे तुम्हारा भेजा हुआ माल मिल गया है और मैंने अपने रिकॉर्ड में तुम्हारी देनदारी कम कर दी है। और इस नोट में भी बहुत ही स्पष्ट विवरण होते हैं। हाँ, स्रोत भी यही कहता है। क्रेडिट नोट में ग्राहक का नाम होता है, उस ओरिजिनल बिल नंबर का हवाला होता है जिसके खिलाफ ये नोट बन रहा है, वापस आए माल की वैल्यू होती है और वो राशि होती है जो क्रेडिट की जा रही है। अब अगर हम उसी मोबाइल फोन वाले उदाहरण को सेलर के नजरिए से देखें। हाँ, चलिए देखते हैं। जब उस फोन वाले सप्लायर को वो खराब फोन अपने गोदाम में वापस मिल जाता है तो वो अपनी अकाउंट बुक खोलता है। वहां उसे बायर की कंपनी के नाम पर 10,000 रुपए का बकाया दिख रहा होता है, जो कि सेलर के लिए एक एसेट है क्योंकि उसे वो पैसा भविष्य में मिलने वाला है। बिल्कुल, और एसेट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। अच्छा, अब चूंकि बायर ने 1,000 रुपए का माल वापस कर दिया है तो सेलर का वो एसेट या वो जो लेना था वो 1,000 रुपए से कम हो गया है। और जैसे लायबिलिटी कम करने के लिए डेबिट किया जाता है, वैसे ही एसेट को कम करने के लिए अकाउंटिंग में उसे क्रेडिट किया जाता होगा। बिल्कुल सटीक लॉजिक। सेलर अपनी किताबों में बायर के अकाउंट को 1,000 रुपए से क्रेडिट कर देता है। और इसी प्रक्रिया को आधिकारिक देने के लिए जो दस्तावेज वो बायर को भेजता है उसे क्रेडिट नोट कहा जाता है। जी है। स्रोत में ना स्थिति को समझाने के लिए जो वाक्य इस्तेमाल किया गया है वो भी बहुत मजेदार है। वो क्या है? विक्रेता जब क्रेडिट नोट भेजता है तो उसका सीधा अर्थ होता है मुझे माल मिल गया है, अब तुम मुझे 1,000 रुपए कम देना। हाँ, ये तो डेबिट नोट वाले मैंने तुम्हारे पैसे काट लिए हैं का एकदम परफेक्ट और आधिकारिक जवाब है ना? ये कंप्यूटर नेटवर्क के किसी हैंडशेक प्रोटोकॉल जैसा है। मतलब एक सिस्टम ने सिग्नल भेजा कि मैंने बदलाव किया है और दूसरे सिस्टम ने जवाब दिया कि मैंने बदलाव स्वीकार कर लिया है। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया एनालॉजी है। अब दोनों के लेजर बिल्कुल मैच कर गए हैं और वो भी बिना ओरिजिनल बिल को फाड़े। बिल्कुल। ये तो सच में बहुत ही चालाक सिस्टम है। हमने दोनों नोट्स को गहराई से समझ लिया है। एक तरफ खरीदार है जो सामान वापस करते हुए डेबिट नोट के जरिए कह रहा है कि मैंने पैसे काट लिए। हाँ। दूसरी तरफ विक्रेता है जो क्रेडिट नोट के जरिए कह रहा है कि ठीक है, माल मिल गया, पैसे कम देना। बिल्कुल सही। अब वक्त है इस पूरी जानकारी को एक आसान से लॉजिक में ढालने का ताकि ये हमेशा याद रहे। हमारे शोध के आखिरी हिस्से में एक बहुत ही बढ़िया क्विक रिवीजन दिया गया है। ये रिवीजन वाला हिस्सा बहुत जरूरी है क्योंकि अकाउंटिंग की दुनिया में लोग अक्सर इन दो शब्दों के बीच कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसे इस तरह से वर्गीकृत करते हैं। जब भी परचेज रिटर्न होता है, यानी जो माल खरीदा था उसे वापस किया जा रहा है, तो उस समय बायर डेबिट नोट बनाता है। सही है। इसके विपरीत जब सेल्स रिटर्न होता है, यानी जो माल बेचा गया था वो वापस आ रहा है, तो उस समय सेलर क्रेडिट नोट बनाता है। और अगर हम इसके पीछे के उस असली लॉजिक की बात करें जो इसे सबसे दिलचस्प बनाता है, तो वो है इसका अंतिम अकाउंटिंग प्रभाव। वो कैसे काम करता है? जब एक डेबिट नोट जारी किया जाता है तो उसका सीधा असर ये होता है कि क्रेडिटर कम हो जाता है, यानी जिस व्यक्ति को पैसे देने थे अब उसे कम पैसे देने होंगे। और क्रेडिट नोट जारी करने से डेटर कम होता है, यानी जिस व्यक्ति से पैसे लेने थे अब उससे कम पैसे लेने होंगे। बिल्कुल। ये सिर्फ दो कागज के टुकड़े नहीं हैं। अगर इसे एक व्यापक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये बिजनेसेस के बीच संवाद करने की एक सेकेंडरी कम्युनिकेशन लैंग्वेज है। एक लीगल बाउंड्री भी कह सकते हैं जो किसी भी एक पार्टी को अपनी मर्जी से हिसाब बदलने से रोकती है। हाँ, जब एक विक्रेता बिना किसी आनाकानी के तुरंत क्रेडिट नोट जारी कर देता है तो वो खरीदार को ये संदेश दे रहा होता है कि वो एक ईमानदार व्यापारी है और उसकी अकाउंटिंग एकदम पारदर्शी है। ये व्यापारिक रिश्तों को मजबूत बनाने की नींव है। इस पूरी गहरी चर्चा को अगर समेटा जाए तो हमारी मुख्य सीख यही है कि डेबिट और क्रेडिट नोट्स पूरी अकाउंटिंग व्यवस्था को कैसे एक सुरक्षित और पारदर्शी ढांचे में ढालते हैं। बिल्कुल। ओरिजिनल इनवॉइस अपनी जगह सुरक्षित रहता है, जिससे टैक्स विभाग और ऑडिटर्स भी संतुष्ट रहते हैं। वहीं दूसरी ओर खरीदार और विक्रेता दोनों के पास अपने अपने दावों और किए गए बदलावों का पक्का कानूनी सबूत होता है। इस पूरी प्रक्रिया में कोई भी चीज छिपी नहीं रहती। ये अकाउंटिंग की दुनिया का अपना एक इनबिल्ट चेक एंड बैलेंस सिस्टम है जो सदियों से पूरी दुनिया के व्यापार को संभाले हुए है। ये वाकई में बहुत ही शानदार और अचूक व्यवस्था है। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक विचार ऐसा है जो इस पूरी व्यवस्था के भविष्य पर सवाल उठाता है। अच्छा, वो क्या? हमने जिस सिस्टम की अभी बात की, ये सदियों से चला आ रहा है। मुनीमो की लाल किताबों से लेकर आज के आधुनिक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तक डेबिट और क्रेडिट का सिद्धांत वही रहा है। हाँ, वो तो है। आज